हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का जो है आपके बहुत ही प्यारे चैनल अचीव खान केमिस्ट्री क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग कक्षा 11 की जो है बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। बेसिक केमिस्ट्री में जो है हमने 4 वीडियो डाला है, उनको आपने जो है उम्मीद करता हूँ कि ध्यानपूर्वक देखा होगा 2-3 बार और सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गुणित अनुपात का नियम पढ़ा था, मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा था, रासायनिक संयोग का नियम हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें जो हमने तीसरा नियम बताया था आप लोगों को, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है, डाल्टन वाला, वो पढ़ा था हम लोगों ने। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और बहुत ही जटिल नियम है। थोड़ा सा और नियम की अपेक्षा जो है इसमें एक प्रकार से जो है काफ़ी उलझी हुई चीज़ें हैं। लेकिन भाई हम लोग मानव हैं, मानव के लिए कोई भी चीज़ें जटिल नहीं होती हैं। अगर हम उस पर कंसंट्रेट करें, उसको करने की क्षमता रखें, ठीक है, हमारे अंदर ललक हो, जिज्ञासा हो करने की, समझने की, तो कोई चीज़ कठिन नहीं है। तो चलिए देखते हैं व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम है क्या चीज़। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इसको कहते हैं। देखिए ये नियम कहता क्या है, ये हमने यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है। कह रहा है कि जब दो तत्व ए व बी की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व सी की समान मात्राओं के साथ क्रिया करती हैं में एक सरल गुणित अनुपात होता है अथवा पूर्णांकों का अनुपात होता है। देखिए ये नियम पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं आएगा जब तक हम इस पे जो है कोई एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, फिर एग्जाम्पल के ऊपर इस नियम को नहीं समझाएंगे, तब तक हमें बातें क्लियर नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो वही काम करते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के ऊपर जो है इस नियम को हम सेट करते हैं, ठीक है। चलिएगा, एग्जाम्पल में हमने कोई दो तत्व ले लिया, कार्बन, क्या ले लिया, कार्बन, और ले लिया सल्फर, ठीक है। यानी ये जो कार्बन है ये हमारा पहला तत्व है, यानी ये तत्व है, और सल्फर हमारा दूसरा तत्व है, बी तत्व, ठीक है। कि उन मात्राओं जो तीसरा तत्व, और तीसरा तत्व हम लोग ले रहे हैं ऑक्सीजन, क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, तीसरा तत्व हमारा है, यानी तीसरा तत्व को हम लोग सी मान ले रहे हैं, ये हमारा ऑक्सीजन है। फिर चलिए देखिए, कह रहा है दो तत्व ए व बी, तो हमने दो तत्व ले लिए, ये व बी, यानी सी और एस। ए की जहाँ पे सी है यानी कार्बन है, और बी के जहाँ पे क्या है, सल्फर है। जो तीसरे तत्व, तीसरा तत्व हमारा ऑक्सीजन है, सी इसको मान लिया है, कि समान मात्रा के साथ क्रिया करता है। तो ये इससे क्रिया करेगा कार्बन और ऑक्सीजन, तो बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 इधर लिख दे रहे हैं हम, और सल्फर करेगा क्रिया ऑक्सीजन के साथ, तो बनाएगा भाई SO2, क्या बनाएगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड। इनका हम लोग परमाणु भार का अनुपात भी लिख देते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का परमाणु भार होता है 12, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, सल्फर का परमाणु भार होता है 32। ये आपको याद होना चाहिए, हमने लिखवाया भी था आपको, शायद पहले वीडियो में ही बताया गया होगा आप लोगों को कि किसका परमाणु भार कितना होता है। हमने कॉमन चीज़ों का जो है, कुछ कॉमन तत्वों का परमाणु भार बताया होगा। तो यहाँ पर देखें अगर, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 12:16 है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो अनुपात है वो है 16:32, ठीक है। यानी सल्फर और ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पर कितना है, 16:32, यहाँ पर कितना है, 12:32। अब बात यहीं पर शुरू होती है। कह रहा है जब दो तत्व ये व बी, तो दो तत्व हैं सी और एस, की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व यानी तीसरे तत्व, यानी हमने सी माना, ये कार्बन नहीं है भाई, सी है, तीसरे तत्व सी, तो सी माना है हमने ऑक्सीजन को, कि समान मात्रा के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पर दोनों जो है समान मात्रा, यानी 32 परमाणु भार, यानी जो है द्रव्यमान वाले जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं, दोनों, कार्बन भी और सल्फर भी। सल्फर 32 जो है परमाणु भार वाले के साथ, यानी 32 ग्राम वाले के साथ, और कार्बन भी 32 ग्राम वाले के साथ क्रिया करते हैं, में एक सरल गुणित अनुपात होता है। यानी इनमें जो ए व बी है उनमें सरल गुणित अनुपात होता है। तो इनमें अगर देखा जाए तो जब कार्बन सल्फर से क्रिया करेगा तो बनेगा CH2, क्या बनाएगा, CH2। अब देख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम कि CH2 में, या लिखेंगे CO2 तथा SO2 में, CO2 तथा SO2 में कार्बन तथा
सल्फर, कार्बन तथा, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन की मात्रा निश्चित है तो वही कह रहा है कि तीसरे तत्व की निश्चित की समान मात्रा यानी निश्चित मात्रा के साथ जो है क्रिया करता है। कौन? ये व बी। तो C और S का जो अनुपात है CO2 और SO2 में, ये नहीं, ये जो बना है और ये वाला जो बना है में का अनुपात C तथा S का अनुपात कितना हो जाएगा भाई? C तथा S का अनुपात, C का है 12 और S का है 16, तो 12 अनुपाते 16, या इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12 यानी 3 और 4 चौक 16 यानी 3 अनुपाते 4। ठीक है, में एक सरल गुण होता है। अब इसमें चेक कर लिया जाए, तथा CS2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन तथा सल्फर का अनुपात, तो कार्बन का कितना अनुपात है भाई? 12 और इसका कितना हो जाएगा? 64, 32 दूना 64, तो कितना है? 12 अनुपाते 64, या इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? 3 चौके 12, ये 4 से काटा जाए, 4 3 12 और 4 16 64 यानी 3 अनुपाते 16 आ गया। 4 3 12 और 4 16 64। ठीक है, इतना अनुपात आ गया। अब इस पे जो है देखिए एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं। कह रहा है जब दो तत्व ये व बी की उन मात्राओं, तो दो तत्व हमारा ये और बी यानी सल्फर और कार्बन और सल्फर की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व की समान, यानी तीसरा जो तत्व है वो की समान मात्रा के साथ क्रिया करती हैं, यानी समान मात्रा ऑक्सीजन यानी तीसरे तत्व की समान मात्रा के साथ दोनों संयोग कर रही हैं। 32 यहाँ पर भी है, 32 यहाँ पर भी, यानी कार्बन भी 32 के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ और सल्फर भी 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। में यानी इनमें की बात की जा रही है, ये व बी में एक सरल गुण अनुपात होता है, यानी इसका जो कंपाउंड बना है उस CO2 में C का और S का जो अनुपात होता है वो इसके और इसके यानी ये और B से जो बनता है उसमें सरल गुणित अनुपात होता है। उनमें क्या होता है? सरल गुणित अनुपात। तो अब जो है हम क्या लगा दें? अब तुल्य अनुपात का नियम लगा दें, तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम लगा दें। अब तुल्य अनुपात के नियम से तो अगर इनका अनुपात निकालना है, इसका और इसका, हमें निकालना है कैसा अनुपात होना चाहिए? गुणित अनुपात। तो अनुपात क्या हो जाएगा? अनुपात बराबर किसका? इसका अनुपात और इसका अनुपात। 3:4 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 और 3:16 को लिख सकते हैं हम लोग 3/16। इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ये 4 ये 16 ऊपर चला जाएगा यानी 3 × 16 हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा? 4 × 3 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? उसके बाद देखिए 3 3 कैंसिल हो गया, 4 चौके 16। ठीक है, 4 चौके 16, तो बराबर यहाँ पर देखिए 4/1 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 4/1। एक बार फिर से चेक लिए कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, 4 3 12, 4 1 4, 4 6 24, 4 3 12, 4 चौक 16, 3/4, 3/4, 3/16। ठीक है, अब देखिए इनमें जो अनुपात आ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 4:1 है, जो कि पूर्णांकों का अनुपात है, पूर्णांक का अनुपात है, या हम इसको एक सरल गुणित अनुपात भी बोल सकते हैं। तो यही हमारा नियम कहता है। इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक बार इसको हम फिर से जो है रिवाइज करा दे रहे हैं, देख लीजिए। कह रहा है जब दो तत्व ये व बी की उन मात्राओं जो तीसरे तत्व की समान मात्रा के साथ क्रिया करती हैं, जो तीसरा तत्व है उसकी समान मात्रा यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पर भी क्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनने में और 32 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ भी क्रिया कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के बनने में, कि उन मात्राओं से मतलब है कि जो कार्बन का 12 है और सल्फर का 16 है, उन मात्राओं में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो इन मात्रा और इन मात्रा में और इनके मिलने से जो चीज़ बनती है उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो देखिए CO2 तथा SO2 में कार्बन तथा सल्फर का अनुपात कितना है? 12:16, यानी यहाँ पर कार्बन का 12 है और SO2 में सल्फर का कितना है? 16 है, तो 12:16 हमने लिख दिया। ठीक है, इसको सरल करेंगे तो हम लिख देंगे 3:4। तथा CS2 में, क्योंकि यही हमारे दो शुरुआती ये वह भी तत्व हैं, तो इनकी जो मात्रा कंबाइन करने से बनती है, तो उसमें CS2 में कार्बन तथा सल्फर का अनुपात कितना हो गया? 12:64 हो गया। ठीक है, 32 दूना 64।
तो इसको हम लिख सकते हैं 3:16। अब इन दोनों में देखा जाए तो वही कह रहा है कि में एक सरल गुणित अनुपात होता है, तो इनमें जो है एक सरल गुणित अनुपात है। तो अब तुल्य अनुपात का नियम लगा दिया जाए तो अनुपात जो निकालेंगे वो इनका और इनका अनुपात निकालेंगे, तो इनका दोनों का अनुपात कैसा आना चाहिए, सरल गुणित अनुपात आना चाहिए या पूर्णांकों का अनुपात आना चाहिए। तो हमने जो इसको अनुपात निकाला यहाँ पर काटा तो जो कितना आ रहा है 4:1 यानी 4/1 आ रहा है, जो कि एक सरल अनुपात है या पूर्णांकों का अनुपात है। ठीक है, तो जो है ये हुआ व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन आप बार बार जो है इसको देखने का और समझने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। अगर एक ही बार में जो है हार मान जाएंगे तो समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को जो है या इतने पोर्शन को जो हमने इसको समझा है, इतने पोर्शन को आप 2-3 बार देखिएगा रिवाइज करने के और समझने का प्रयास करिएगा, अपने दिमाग पर जोर डालिएगा, ज़रूर आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। एक एग्जांपल और लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। एक एग्जांपल और लेते हैं जो हमारा एग्जांपल है। अब यहाँ पर पहला तत्व ले लेते हैं हम सल्फर, यहाँ पर दूसरा तत्व ले लेते हैं ऑक्सीजन और तीसरा तत्व ले लेते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए सल्फर और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे भाई, H2S बनाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और सल्फर का अनुपात है 2:32, यहाँ पर कितना है 2:16, यानी जो हाइड्रोजन का अनुपात है वो समान मात्रा वाला हो गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड यानी यस और वो की क्रिया से क्या बनेगा, SO2 बनेगा। ठीक है, तो हम पहले क्या देख लेते हैं, H2S और H2O में जो समान मात्रा उसको तो छोड़ देंगे, यानी जो पहला तत्व है और दूसरा तत्व, पहला तत्व कौन सा है S और दूसरा तत्व वो है, इनका जो अनुपात निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे H2S तथा H2S तथा H2O में S तथा वो का अनुपात कितना है भाई, S का अनुपात कितना है 32 और वो का अनुपात कितना है 16। ठीक है, अब जो है SO2 में देख लिया जाए, क्योंकि इनमें जो है इन्हीं से तो तुलना करनी है हमें। तो SO2 में S तथा वो का अनुपात बराबर कितना आएगा, सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। तो 32:32 यानी बराबर 1:1 इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2:1। ठीक है, अब जो है तुल्य अनुपात के नियम से जो अनुपात हो जाएगा, इनका अनुपात क्या हो जाएगा भाई, पहले ऊपर वाला लिख लिए तो 2/1 यानी 2:1 को 2/1 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर 2/1 ही रहेगा, जो कि एक दूसरे का क्या है, सरल अनुपात है यानी पूर्णांकों का अनुपात है। ठीक है, एक बार फिर से जो है एक बार फार्मूला इस पे अप्लाई करिए। कह रहा है जब दो तत्व ये व बी यानी सल्फर और ऑक्सीजन दो तत्व हैं कि उन मात्राओं यानी जो मात्रा है इनकी, जो तीसरे तत्व सी की समान मात्रा, तीसरा तत्व है हाइड्रोजन उसकी समान मात्रा यानी 2 यहाँ पर भी है ग्राम, 2 यहाँ पर भी है ग्राम की समान मात्रा से क्रिया करती हैं में, यानी इनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो इसमें और इसमें पहले यानी उनकी मात्रा में यानी ये व बी की मात्रा में जो है अनुपात निकाल लिया जाए। तो ये व बी यानी H2S और H2O में ये व बी यानी सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 32:16 है। इनमें और इनमें इनकी मात्रा में हमें तुलना करना है। तो इनकी मात्रा में जो है सल्फर और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 32:32 है। तो इनमें और इनमें यानी इनमें और इनमें जो है हमें तुलना करनी है। तो SO2 में सल्फर तथा ऑक्सीजन का अनुपात 32:32 यानी 1:1 है। अब तुल्य अनुपात का नियम लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2/1 यानी 2/1, जो कि एक सरल अनुपात है यानी सरल गुणित अनुपात है या पूर्णांकों का अनुपात है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो है चौथा नियम समाप्त हुआ। दोनों एग्जाम्पल जो है केयरफुली आप जो है नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, चलिए मिटा लें इसको, जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद जो है इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए अब चौथा नियम हम लोग पढ़ेंगे। चौथा हो गया 5, शायद 2 नियम पढ़ा था, ये तीसरा नियम था। ये व्युत्क्रम वाला कौन सा नियम था,
तीसरा नियम था, ठीक है, सॉरी चौथा लिख दिया था हमने, तीसरा नियम था। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे चौथा नियम। चौथा नियम हमारा कौन सा नियम है? स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। इसको दिया था प्राउस्ट ने। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? प्राउस्ट ने। बहुत ही आसान सा नियम है ये, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ये नियम क्या कहता है कि एक रासायनिक यौगिक चाहे वो किसी भी स्थान से प्राप्त किए गए हों, एक रासायनिक यौगिक चाहे वो किसी भी स्थान से प्राप्त किए गए हों, उनके अणुओं में समान तत्व उपस्थित होते हैं। उनके अणुओं में समान तत्व उपस्थित होते हैं तथा उनका द्रव्यमान अनुपात भी निश्चित होता है। क्या कहा? कि एक रासायनिक यौगिक चाहे वो किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किए गए हों या कहीं से भी प्राप्त किए गए हों, ठीक है, उनमें उनके जो अणु होते हैं, उनके अणुओं में समान तत्व उपस्थित होते हैं तथा उनका द्रव्यमान जो है अनुपात भी निश्चित होता है, ठीक है। एक बार लिख लीजिए, आप लिख लीजिए इसको। एक रासायनिक यौगिक एक रासायनिक यौगिक मतलब वो कहीं से भी प्राप्त किए हुए, किसी भी स्थान से प्राप्त किए गए हों, किसी भी स्थान से प्राप्त किए गए हों, ब्रैकेट में कर दे रहे हैं कि वो जो रासायनिक यौगिक है वो कहीं से भी प्राप्त किए गए हों के अणुओं में समान तत्व उपस्थित होते हैं तथा उनका द्रव्यमान भी निश्चित होता है। तो ये नियम है प्राउस्ट का, जिसको हम लोग स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, ठीक है। इस नियम को नोट कर लीजिएगा कि कोई भी रासायनिक यौगिक है चाहे वो किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, उनके अणुओं में समान तत्व उपस्थित होते हैं तथा उनका द्रव्यमान भी निश्चित होता है, ठीक है। अब चलिए इस पे एग्जाम्पल लेते हैं, तभी ये क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है? हमने लिया जल का एग्जाम्पल लेते हैं। जल को चाहे हम जो है प्राप्त किए हों समुद्र से, यानी समुद्र का जल हो, ठीक है, समुद्र का जल हो, या जो है वर्षा का जल हो, या जो है तालाब का जल हो या नल का जल हो, कोई भी जल हो, ठीक है। 3 जल ले रहे हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। जल एक क्या है? रासायनिक यौगिक है। इस रासायनिक यौगिक में जो है 2 प्रकार के तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल में 2 ही प्रकार के तत्व होते हैं। अब समुद्र के जल में भी हाइड्रोजन का परमाणु भार 2 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। चाहे वो वर्षा का जल हो उसमें भी 2:16, तालाब का जल हो उसमें भी 2:16, ठीक है। अब देखिए ये नियम क्या कहता है। एक रासायनिक यौगिक, यानी ये रासायनिक यौगिक है जल हमारा, में किसी भी स्थान से चाहे वो प्राप्त किए हों, चाहे वो समुद्र से प्राप्त किए गए हों, वर्षा से प्राप्त किए गए हों या तालाब से प्राप्त किए गए हों, के अणुओं में, यानी इनका जो जल का अणु है उनमें जो है समान तत्व, यानी इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व समान है, इसमें भी वही चीज़ इसमें भी, यानी समान तत्व उपस्थित होते हैं तथा उनका द्रव्यमान भी निश्चित होता है। यहाँ पर भी द्रव्यमान हाइड्रोजन ऑक्सीजन का निश्चित है, यहाँ पर भी निश्चित है, यहाँ पर भी निश्चित है, ठीक है। तो यही नियम है इनका, स्थिर अनुपात का नियम। ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो इसको जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ही आसान सा नियम है। अब जो है इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं स्थिर अनुपात के नियम पर। क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा। इसके बाद एक एनसीईआरटी का जो हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक प्रयोग में, क्वेश्चन है, एक प्रयोग में
यानी कोई प्रयोग किया गया है, उस प्रयोग में 0.243 ग्राम मैग्नीशियम यानी Mg होता है संकेत, मैग्नीशियम O2 के साथ दहन करने पर यानी ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर 0.4030 ग्राम Mg वो देता है। यानी ये पहला एक्सपेरिमेंट है कि जिसमें जो है, ये पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें जो है 0.243 ग्राम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर इतना ग्राम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। लेकिन दूसरे प्रयोग में, प्रयोग सेकंड में क्या हुआ? प्रयोग सेकंड में देखा गया कि 0.182 ग्राम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ दहन करने पर दहन करने पर 0.302 ग्राम MgO प्राप्त होता है। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो उपरोक्त प्रयोगों के आधार पर स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये प्रयोग सेकंड है। प्रयोग सेकंड में ये चीज़ें दिखाई दी, प्रयोग फर्स्ट में ये दिखाई दी। दोनों का तुलना करके जो है हमें पुष्ट करना है, क्या नाम है, स्थिर अनुपात के नियम का। चलिए इधर लगाते हैं हम। इसके लिए हम लोग क्या करें, जो है इस तरह से कॉलम बना लें। ठीक है, इधर लिख दें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में, और यहाँ पर लिख दें एक्सपेरिमेंट सेकंड में, एक्सपेरिमेंट सेकंड। ठीक है, चलिए इधर थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में यानी लिया गया था Mg, यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर O2 लिख दें, यहाँ पर MgO लिख दें। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में लिया गया है 0.243, ये 0.243 ग्राम लिया गया है मैग्नीशियम का, और उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया गया है, तो इतना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। यानी 0.4030 ग्राम जो है हमें MgO प्राप्त हुआ है। तो हमें इसका द्रव्यमान पता है, इसका द्रव्यमान पता है, तो जाहिर सी बात है इसका द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो O2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, O2 का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा, इसमें से अगर इसको घटा दें यानी 0.4030 माइनस 0.2430 लिख सकते हैं आगे। ठीक है, 0 10 में से 4 गई 6, और यहाँ पर जो है 3 बचा, 3 में से 2 गई 1, यानी 0.160 ग्राम। कितना आया, ऑक्सीजन का भार आ गया एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में 0.160 ग्राम। चलिए एक्सपेरिमेंट सेकंड में देखते हैं। एक्सपेरिमेंट सेकंड में 0.182 ग्राम मैग्नीशियम लिया गया है, 182 ग्राम मैग्नीशियम लिया गया है, और जलाने पर जो है इतना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी 0.302 ग्राम जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से भी ऑक्सीजन का हम द्रव्यमान निकाल लें, तो यहाँ पर O2 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 0.302 में से हम लोग घटा दें 0.182 को, 10 में से 8 गई 2, और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गई 1। ठीक है, यानी बचा 0.120 ग्राम।
ठीक है, कितना बचा 0.120। इतना जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में जो है ऑक्सीजन का भार आया इतना और एक्सपेरिमेंट सेकंड में जो है ऑक्सीजन का भार आया इतना। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करें, अब लिखिए नीचे एक्सपेरिमेंट फर्स्ट से, एक्सपेरिमेंट प्रथम से, फर्स्ट से, ठीक है, से तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आएगा भाई? मैग्नीशियम का अनुपात है 0.243 और ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया 0.160। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट सेकंड लिख दें हम, एक्सपेरिमेंट सेकंड। एक्सपेरिमेंट सेकंड में क्या आया? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात आया 0.182 बटे 0.120। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे आप लोग, जो वैल्यू आएगी लगभग 1.51 के बराबर आएगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर भी 1.51 ग्राम आएगा और यहाँ पर भी 1.51 ग्राम जो है आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि चाहे वो एक्सपेरिमेंट पहला वाला हो, उसमें भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो निश्चित है, जितना है उतना ही दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी अनुपात है, अर्थात अनुपात इनका नहीं बदल रहा है। नहीं, मैग्नीस जब अनुपात कब नहीं बदलेगा जब द्रव्यमान जो है उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो इससे जो है स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि हो जाती है कि कहीं से भी प्राप्त किए गए हों या किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किए गए हों मैग्नीशियम, एक पहले एक्सपेरिमेंट में किसी दूसरे प्रकार से प्राप्त किया गया जिसमें अलग अलग द्रव्यमान लिया गया था, दूसरे एक्सपेरिमेंट में अलग अलग द्रव्यमान लिया गया था, फिर दोनों में हमने जो है क्या किया, ऑक्सीजन का निकाल लिया द्रव्यमान, फिर जो है पहले वाले में, पहले एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात निकाला तो इतना आया, और दूसरे वाले में भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अनुपात इतना आया, जिससे ये सिद्ध होता है कि कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे किसी भी विधि से प्राप्त किए गए हों या कैसे भी इनको बनाया गया हो, उनमें जो तत्व होते हैं वो समान मात्रा में होते हैं, उनमें जो तत्व होते हैं उनमें समान मात्रा में होते तथा उनका द्रव्यमान भी निश्चित होता है, या हम कह सकते हैं उनका अनुपात भी निश्चित होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और अनुपात जो है ऑक्सीजन का अनुपात यहाँ पे भी उतना आया और इसमें भी उतना ही आया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में आप लोगों ने जो है दो नियम पढ़ा। एक जो है पढ़ा कौन सा नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, और एक जो है पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम जो कि प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आज का वीडियो हम यही पर समाप्त करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।